स्वागत है प्रणव जी आपका नई परख नमस्कार। नई परख पर। हम लोग पहली बार नई परख के दर्शकों को साथ-साथ अपना विश्लेषण बताएँगे और जी। मुख्य तौर पर हम लोग बिहार के चुनाव के ऊपर चर्चा करेंगे। मुझे पता है और नई परख के दर्शकों को भी बता देना चाहता हूँ कि प्रणव जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, बिहार के भी हैं और साथ में बिहार की राजनीति पर उनकी गहरी पकड़ भी है। और जहाँ तक मेरी जानकारी है उन्होंने बहुत नज़दीकी से और बारीकी से बिहार के कई इलाकों का दौरा किया है और हम चाहेंगे कि वो अपनी समझ हम लोगों को बताएँ इस सिलसिले में। तो प्रणव जी नमस्कार, नमस्कार नमस्कार। आपको। बाहर से देखने पर ये दिखाई पड़ता है जैसे कि बिहार का चुनाव एक ऐसे व्यक्ति की तरह है जो गुमसुम और चुपचाप बैठा हुआ है। वो कुछ बता नहीं रहा है अपने बारे बिल्कुल, में, कि उसके दिमाग में बिल्कुल। क्या चल रहा है। वो 20 साल से चल रही नीतीश और भाजपा की सत्ता जो है उसको बदलना चाहता है, महागठबंधन की सरकार लाना चाहता है या प्रशांत किशोर को समर्थन देना चाहता है। किसको समर्थन देना चाहता है, क्या चाहता है, ये कम से कम हम लोग जो दिल्ली में बैठे हुए हैं, उनको जी, नहीं पता चल रहा है। और हम जी, चाहते हैं कि आप हमारी इसमें मदद करें। जहाँ तक ठीक। मेरी जो छोटी-मोटी समझ बनी है वो ये है कि इस पूरे चुनाव के बीच में, इसके मझधार में नीतीश कुमार की शख्सियत है। और पहली नज़र में देखने में लगता है कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाना चाहती। साथ में ये भी दिखाई पड़ता है कि नीतीश कुमार पलटी मारकर महागठबंधन की तरफ जाएँगे, जो 2 बार पहले कर चुके हैं, तो महागठबंधन में भी उनके लिए मुख्यमंत्री पद खाली नहीं है। कम से कम इस वक़्त खाली नहीं है। तो नीतीश कुमार के लिए ज़रूरी ये है कि वो फ़ोकस करें पूरी तरीके से कि वो खुद कितनी सीटें जीत पाएँगे। तो आपको क्या लगता है कि अगर यहीं से हम लोग अपनी चर्चा शुरू करें, फिर हम दूसरे पक्षों को भी स्पर्श करेंगे? जी, जी, बताएँ। बिल्कुल सही कहा आपने। शांति का और ठीक एक जो होता है कि गंभीर रूप से कोई लोग अब बिहार में मैच्योर हो गए हैं, जो अपनी पसंद नापसंद नहीं बताते हैं खुलेआम। हुँ, और मैं कई जगह घूम रहा हूँ, अभी भी मैं ट्रैवल में ही जा रहा था, तब तक हुँ, आपका फ़ोन आया है और मैं उससे क्योंकि बहुत सारा डेवलपमेंट हो रहा है और आपको पता होगा कि अभी मोकामा में एक बहुत बड़ी हत्या हो गई, जिसके जी, कारण इलेक्शन कमीशन भी एक्सपोज़ हो चुका है, प्रशासन उनके साथ है हुँ, और इलेक्शन कमीशन भी ऑलमोस्ट उन्हीं के साथ है क्योंकि कोई एक्शन नहीं लिया गया। और हुँ, मोकामा आपको पता होगा पटना से 100 किलोमीटर भी नहीं है, 60-70 किलोमीटर की दूरी पर है और जी, वहाँ के बाहुबलियों का साम्राज्य चलता आ रहा है पिछले 50 सालों से। उसमें से एक बाहुबली का कल परसों गोली मार के हत्या कर दी गई और वो दुलार चंद यादव। चा जी, वो जो जन स्वराज पार्टी के कैंडिडेट थे पीयूष प्रियदर्शी, हुँ, उन्हीं के प्रचार में वो जा रहे थे और हुँ, उसी में ये कांड हुआ। अब हुँ, ये कांड में है कि पूरा अपर कास्ट और जो जादव है, उनके बीच क्योंकि दुलार चंद यादव है, वहाँ वर्चस्व है भूमिहारों का। यहाँ हमारे बिहार में जो डीजीपी हैं वही जात के हैं, बाकी जो ऑफिसर्स हैं ज़्यादातर हुँ, उसी के उसमें हैं। अब ये एक कास्ट वार का शेप ले रहा है। हुँ, और ये आप समझिए कि इसमें नीतीश कुमार की चुप्पी, नीतीश कुमार का अपना रिजर्वेशन, वो नीतीश कुमार अगर होते तो आज ये टॉलरेट नहीं करते। आज वो स्थिति में है ही नहीं कि कुछ बोल सकें, कुछ समझ उनकी कोई टिप्पणी नहीं आई है। इस बीच में मध्य रात्रि में 2 ढाई बजे रात में अनंत सिंह जी जो जदयू के कैंडिडेट हैं मोकामा से, उनको पकड़ लिया गया है। उनका इंट्रोगेशन चल रहा है। देखा कि सिचुएशन गड़बड़ हो, ये एक्सपोज ना हो, इसीलिए 80-90 लोगों को वहां से उठा लिया गया है मोकामा से। और सब लोग जो हैं अब दहशत में है कि आगे आने वाले क्या सिचुएशन में क्या होगा। अनंत सिंह को भी रखा गया है, पोस्टमार्टम हुआ है। अब शंका उन्हीं पे जाती है। अब ये बिहार में अब तक वहां पर कम हत्याएं होती थी। अब जंगल राज जो ये कह रहे थे महागठबंधन के और लालू यादव के उस समय का 20-15 साल का, वो जंगल राज से भयानक जंगल राज की स्थिति आ गई है बिहार में। आए दिन क्राइम होता है, डेटा में नहीं जाएंगे, जो हम देख रहे हैं, जो हम फील कर रहे हैं, तो वो चीज पर कोई सोच लीजिए कि चुनाव का मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू है बिहार में और एक कैंडिडेट की सारी 30-30 गाड़ियां उनके साथ चल रही हैं। ये कौन सा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है? ओपन आप
गाड़ी में आर्म्स ले जा रहे हैं, आपकी गाड़ी चेक नहीं हो रही है, 40-40 गाड़ियों का काफिला चल रहा है, इलेक्शन कमीशन कुछ नहीं कर रहा है। इस इलेक्शन कमीशन को बताया नहीं गया कि क्या है, जबकि एक सर्कुलर निकल चुका है कि सारे आर्म्स आप सरेंडर कर दीजिए। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में ये होता है इलेक्शन कमीशन का और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से होता है कि जितने भी आर्म्स हैं लाइसेंस आपके, उसको सरेंडर कीजिए। सरेंडर जब कर दिया तो बंदूक कहां से चली आई? ये छोटी छोटी बातें जो है, अब लोग वहां के ज्यादा समझ लीजिए कि परिपक्व हो गए हैं, चीजों को समझते हैं और जाति में बट चुका है। 6 तारीख को इलेक्शन है, पहला फेज। आज अमित शाह भी बिहार में हैं, आज उनका रोड शो होने वाला है प्रधानमंत्री का। और जैसे आपने कहा कि नीतीश कुमार को अभी तक ऑफिशियली नहीं कहा गया है कि आप मुख्यमंत्री होंगे। छोटे छोटे नेताओं से कहवाया जाता है कि हम थे, ये रहेंगे और आगे भी रहेंगे, लेकिन जिनको बोलना है वो अभी तक नहीं बोल पाए हैं ऑफिशियली। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री, जबकि आज रोड शो है पटना में शाम में, सारे कुनबा भाजपा के यहाँ हैं, सब कह रहे हैं कि जो नीतीश जी थे, हैं, रहेंगे, लेकिन ऑफिशियल रहेंगे कि नहीं रहेंगे इसकी सूचना, आधिकारिक सूचना अब तक। तो ये बीजेपी का एक मॉडल रहा है कि गफलत में रखना, कंफ्यूज कर देना। तो उनके छोटे छोटे नेता बोलते हैं कि तो रहेंगे ही, लेकिन जिनको बोलना है उस चीज को वो नहीं बोलते हैं। और नीतीश कुमार रोड शो में भाग लेंगे? है प्रणय जी, क्या नीतीश कुमार रोड शो में प्रधानमंत्री के साथ भाग लेंगे? नहीं, यही तो है, वो बहाना बना रहे हैं, या जो भी पार्टी कर रही है वो कर रहे हैं कि वो चुनाव क्षेत्र में रैली में रहेंगे, इसलिए ये नहीं कर पाएंगे। 1.5 घंटे का मतलब ये शो है, उसमें प्रधानमंत्री के साथ मुख्यमंत्री उस राज्य के जो 20 साल से हैं उनके सपोर्ट में चल रहे हैं, वो उनके साथ नहीं रहने की संभावना है। लास्ट मिनट क्या होगा हम लोग नहीं जानते, लेकिन अखबारों में भी आया है कि आज वो उनके साथ रोड शो में नहीं रहेंगे। इसका मतलब क्लियर है। जब बात आई अनंत सिंह को, तो बीजेपी वाले नेता ने कह दिया कि ये तो उनके कैंडिडेट थे, हमारे कैंडिडेट नहीं है। तो ये जो लग रहा है कंफ्यूजन, इसलिए नीतीश कुमार हमको लगता है कि इस चीज को भांप गए हैं और समझ गए हैं। वो चाह रहे हैं कि देख रहे हैं कि अगर वो नहीं अनाउंस करते हैं तो स्ट्रेटेजी दूसरी होगी और उनको अपनी सीटों पर, आपको याद होगा पिछले महीने भी एक कांड हुआ था जो कि लास्ट में उनके जो फर्स्ट ड्राफ्ट थे उसको कंफ्यूजन में डाल करके उनके कुछ लोगों को हटा करके चिराग पासवान को टिकट दे दिए, बाकी पार्टियों में उनसे पूछा नहीं गया। जब सीटिंग कैंडिडेट जो मंत्री भी हैं रत्नेश सदा सोनबरसा से, जब उनका टिकट कट गया तो वो पूछे कि आप कैसे, कहा कि सर हमारा टिकट नहीं कट गया है, हम कैसे चुनाव लड़ेंगे। उस पर उन्होंने कहा अरे आप तो मंत्री हैं, आप सीटिंग है, आपका टिकट कौन काट दिया, लाओ तो मेरा पहला वाला लिस्ट। तो ये पूरी चर्चा हुई, मध्यरात्रि को वो सीट मंगाया और सीट मंगा के देखा कि 5-6 कैंडिडेट जो है उनके चेंज कर दिए गए। पूरी साजिश चल रही है कि नीतीश कुमार का वोट कम हो, उनके सीट लोग कम जीते, उनका चुनाव में अभी 43 है और कम हो, जिसके कारण उनका मोरल राइट ना रहे कि वो क्लेम कर सके सीएम के लिए। आने वाले समय में शिंदे वाली हालत होगी। और जो हमको लग रहा है आज की तारीख में अगर सीट ज्यादा लाते हैं तो खेल बदलेगा और उस पर कंफ्यूजन होगा। उनके साथ एक द्वार खुला हुआ है लालू यादव का, जो महागठबंधन का, जिसके साथ वो ओपन है अभी भी, माने ये कहने का कि अब मुख्यमंत्री बनेंगे कि नहीं। एक उनका ये भी है कि अपने बेटा को लाएं और डिप्टी सीएम दें, तेजस्वी को सीएम रखें, अपने मार्गदर्शक में चले जाएं। ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकता है वर्स्ट केस में। अभी तक उन्होंने बेटा को नहीं कुछ कहा है। उनका बेटा है निशांत, जो कि मिश्रा का प्रोडक्ट है, 40-50 वर्ष का हो गया है, लेकिन उन्होंने कहा नहीं। पे उड़ी थी हवा कि हरनौत से लेंगे, हरनौत से, लेकिन नहीं किया। इसका मतलब एक ऑप्शन ये भी है कि तेजस्वी रहे सीएम और डिप्टी सीएम के लिए निशांत को रखे और बाकी वो अपने आ जाएं लालू यादव के कैटेगरी में और वो रहे ऊपर से अपना ये करें। एक बात बताइए प्रणय जी, एक बात बताइए, आपके विश्लेषण से ये साफ लगता है कि एनडीए में फूट पड़ी हुई है, नीतीश कुमार के पैर काटने इंटरनल कॉन्ट्राडिक्शन है। हाँ, अंदरूनी अंतर्विरोध है, उसी को मैं कह रहा हूं सरल भाषा में कि फूट पड़ी हुई है। नीतीश कुमार के पैर काटने की कोशिश हो रही है कि वो कम से कम सीटें जीतें, लेकिन इससे एनडीए क्या इस खतरे का सामना नहीं कर रहा है कि भाई जिस व्यक्ति को आपने 100 सीटें दी हैं, उस व्यक्ति को आप कोशिश कर रहे हैं कि वो कम से कम सीटें जीते।
तब फिर भाजपा को कितना स्ट्राइक रेट निकालना पड़ेगा बहुमत प्राप्त करने के लिए, क्योंकि बाकी नहीं तो जी इसमें अभय जी एक चीज जानने की जरूरत है कि नीतीश जी 101 पे लड़ रहे हैं, लेकिन बाकी कुंडवा जो उनका अलायंस है, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और मांझी, ये बीजेपी के कोटे में है। अच्छा, ये सिंगल हैंडेडली वो उनको ऐसी स्थिति जब आएगी कि नीतीश कुमार को कम सीट होगा तो ये लोग तीनों मिल जाएंगे, चारों बीजेपी एंड एलाइज माइनस जेडीयू। और जेडीयू में भी कुछ ऐसे नेता हैं जो कि बीजेपी के बिल्कुल करीब हैं, उनका भी इनडायरेक्टली और डायरेक्टली हाथ लग रहा है बीजेपी को सपोर्ट करने में, नीतीश को वीक करने में, एकदम क्लियर कट है। और ये बात सामने नहीं आएगी, ना अखबारों में आएगी, ना चीजों में आएगी। नीतीश के साथ कुछ लोग ऐसे हैं जो कि भाजपा के कांटेक्ट में। नहीं ठीक है, मैं आपकी बात से सहमत हूं। मैं ये मानता हूं कि जनता दल यूनाइटेड में भी दो हिस्से हैं, एक हिस्सा भारतीय जनता पार्टी की तरफ झुका हुआ है और एक हिस्सा नीतीश कुमार के साथ है। अच्छा, ये तो बात स्पष्ट हो गई। अब यहीं पर एक सवाल उठता है जो बहुत मशहूर सवाल है, आप उसके ऊपर रोशनी डालिएगा कि ये जो चिराग पासवान, मांझी, कुशवाहा और भाजपा मिलके इतनी सीटें जीत सकते हैं कि उनको बहुमत प्राप्त हो जाए? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर आप देखिएगा टोटलिटी में ये क्वेश्चन है, लेकिन फ्रिंजेस पर जो लोग हैं, इंडिपेंडेंट हैं, जनस्वराज का भी चरित्र पता नहीं चला है कि इस स्थिति में उनके एमएलए कहाँ जाएंगे। अगर 5, 6, 10 जो भी जीतते हैं या कितने का वोट काटते हैं, उनका भी एक स्ट्राइक रेट होगा, या नहीं तो वोट काटने की स्थिति में दोनों का वोट काट सकते हैं, एनडीए का भी और महागठबंधन का भी। उनका क्लियर भी पता नहीं, वो तो कह रहे हैं कि हम किसी के साथ नहीं जाएंगे। लेकिन जब सरकार फॉर्मेशन की बात आएगी तो ये बातें आएंगी। और कुछ जनता दल यू के भी, कुछ इंडिपेंडेंट के भी कुछ लोग मिलकर, आप जानते हैं कि इसमें मास्टर है बीजेपी। हम लोग महाराष्ट्र में देख चुके हैं कि कितना बड़ा खेल हो चुका है। इसका डर है बिहार में, लेकिन क्यों ढो रही है आप पूछेगा तो नीतीश कुमार को क्यों ढो रही है, तो नीतीश कुमार का एक वोट है, नीतीश कुमार का एक मेजर चंक ऑफ वोट है बिहार में। अपार्ट फ्रॉम ऑल ये उनके जो प्रॉब्लम है और जो दिक्कत है, उनका वोट क्लियर, उसी वोट को लेने के लिए नीतीश कुमार के साथ भाजपा है आज के तारीख में। और आप जब गांव जाइएगा, एक वुमेन सेंट्रिक वोट जो है वो बीजेपी को इसलिए मिलता है, को नीतीश कुमार का वोट है। और वो नीतीश कुमार का सिर्फ अब ऐसा कर दिया है, पिछली बार का अगर बिहार का इलेक्शन देखिएगा 2020 का, तो कुछ इलाका पॉकेट ऐसा है जहां पर कि दरभंगा में, कोसी में महिलाओं का जो मतदान हुआ है संख्या बहुत ज्यादा है, वहां पर एनडीए का दबदबा रहा। एक समय में वो पहले कांग्रेस का था, फिर लेफ्ट का हुआ, आज वो समूचा सेंट्रलाइज्ड है। दरभंगा और कोसी की बात मैं कर रहा हूं। तो कहने का मतलब ये है कि वो नीतीश कुमार का अपना वोट प्लस अति पिछड़ा में भी उनका एक मेजर। मैं आपकी बात समझ गया। देखिए, अब मैं जो सवाल पूछूंगा उसके दो हिस्से हैं, इससे आपने बात कही उसी से जुड़ जाएगा। ये पहला हिस्सा ये है, आपने कहा कि दुलारचंद यादव की हत्या के बाद में माहौल ऐसा बन रहा है जाति युद्ध जैसा। मैं युद्ध की बजाय कहूंगा कि जातिगत ध्रुवीकरण हो रहा है। यानी पिछड़ा एक तरफ जा रहा है और गैर पिछड़ा एक तरफ जा रहा है। तो जो पिछड़ा एक तरफ जा रहा है, इसके अंदर कुछ अति पिछड़ा शामिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, पहला सवाल तो ये है हमारा। ये मैं मानता हूं बिहार के चुनाव के केंद्र में अति पिछड़े वोट की मतदान प्राथमिकता है कि वो भाजपा या नीतीश के साथ ही रहना पसंद करेगा या उसका एक हिस्सा महागठबंधन की तरफ भी जाएगा। उन्होंने घोषणा पत्र भी इस तरह का जारी किया है। राहुल गांधी का और तेजस्वी का फोकस भी रहा है उनको अपनी ओर जीतने का। पता नहीं वो जीत पाएंगे कि नहीं जीत पाएंगे। दूसरी बात जो मैं पूछना चाहता हूं आपसे कि क्या महागठबंधन के पास ये क्षमता है इस बार, 20 तो छोड़ दिए, 20 में जो होना था वो हो चुका, क्या महागठबंधन के पास ये क्षमता है कि वो 20 का प्रदर्शन दोहरा सके और कांग्रेस अपने प्रदर्शन को बेहतर कर सके? क्या वास्तव में जो अति पिछड़ा वोट है उसका 25-30% या 20% हिस्सा भी नीतीश कुमार से टूट सकता है या नहीं टूटेगा? दूसरा सवाल का दूसरा हिस्सा यह है, जब एक बार ये संदेश जा ही रहा है कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के साथ भीतरघात कर रही है, और ये तकरीबन खुला भीतरघात है, खुला सैबोटेज है नीतीश कुमार के खिलाफ, तब तो नीतीश कुमार का जो जनाधार है, उनको पसंद करने वाली जो महिलाएं हैं, उनको पसंद करने वाली अति पिछड़े हैं, उनको पसंद करने वाले जो कुर्मी वोट हैं, वो भी तो कुछ सोच रहे होंगे।
कि नीतीश कुमार भी उनके साथ संदेश भेज रहे होंगे कि भाजपा के उम्मीदवारों को वो वोट देंगे या नहीं देंगे? कैसे होगा बताइए? बिल्कुल सही कहा आपने। ये बात तो सही है कि अति पिछड़ा के साथ ये है कि मेजर चंक है, 36% टोटल वोट है उसका बिहार में। 36% में कोई लालू जैसा या नीतीश जैसा नेता नहीं हुआ अति पिछड़ा का अब तक बिहार में, जो उनको कंसोलिडेट कर सके। उनका वोट जो है स्कैटर्ड होता है, कुछ लालू जी को भी जाता है, कुछ नीतीश को भी जाता है और कुछ चंक बीजेपी को भी जाता है। तो उसका स्कैटर्ड है, छोटे छोटे जात है जिसका कि कोई मतलब विजिबिलिटी नहीं है सोसाइटी में, और उनके कोई नेता लालू यादव और नीतीश कुमार जैसे नहीं हुए हैं अभी तक, जो अभी प्रोफाइल है। इन टोटलिटी में बात करें, कुम्हार का हो सकता है, पान वाले का हो सकता है, लोहार का हो सकता है, लेकिन एज इन टोटलिटी जैसे लालू इमर्ज किए, जैसे नीतीश इमर्ज किए, वो ऐसा नेता अति पिछड़ी में नहीं है। अति पिछड़ी का वोट सबको जाता है, थोड़ा थोड़ा माले को भी थोड़ा जाएगा, थोड़ा नीतीश को तो जाता ही है, मेजर थोड़ा गठबंधन। अब आप परसेंटेज की बात, ज्यादा जाता है, नीतीश को उसमें मेजर चंक जाता है, बिकॉज नीतीश ने उसके लिए काम किया है, नीतीश उसके लिए काम किया। और नीतीश का एक बैकग्राउंड है, 20 बरस से एक 1.5 साल को छोड़ दिया जाए तो कंटिन्यूअस वो रहे हैं पावर में। अभी आपको याद होगा कि आरके सिंह एक भोजपुर के एमपी हुआ करते थे, यूनियन होम सेक्रेटरी भी रहे और यूनियन मिनिस्टर। वो खुले आम पिछले 1 महीना से बोल रहे हैं कि आप नोटा में वोट दीजिए, क्रिमिनल हैं सारे बिहार के। भाजपा के उसमें नाम गिनाया, नित्यानंद राय का नाम गिनाया उन्होंने सम्राट चौधरी का नाम गिनाया, उन्होंने इस तरह के जितने भी हैं कहा कि जी इनको वोट नहीं दीजिए, ये लोग अपराधी हैं, ये लोग गुंडा हैं। आज उन्होंने अनंत सिंह के खिलाफ भी बोला है कि अनंत सिंह को वोट क्यों देना, इससे अच्छा है वोट नहीं देना। और नोटा एक तरफ आरके सिंह मुहिम चलाए हुए हैं कि भोजपुर में और बिहार में क्रिमिनल कैंडिडेट जो कि जदयू और भाजपा के खिलाफ है, दूसरी तरफ उस पर कोई एक्शन नहीं जाता। ये बात प्रशांत किशोर भी बोल चुके हैं कई बार, उसके करप्शन के, उसके हत्या के आरोप हैं उस पर, लेकिन भाजपा उस पर कुछ नहीं बोल रही है। उल्टे अभी कल या परसों अमित शाह बोल रहे थे, जब तारापुर गए, तारापुर एक जगह है, असेंबली कंस्टिट्यूंसी है, वहां से सम्राट चौधरी खड़ा हुए, वो बोले कि आप लोग सम्राट चौधरी को जिताइए और मोदी जी उनके लिए एक बड़ा तोहफा देने वाले हैं, तो आप लोग जिताइएगा तब वो तोहफा उनको मिलेगा। क्या तोहफा मिलेगा? वो डिप्टी सीएम है, सीएम बनाएंगे। ये इन्होंने क्लियर नहीं किया, लेकिन एक मैसेज दिया जनता को, इसके बावजूद कि रोज अखबारों में आ रहा है। प्रणय जी, आपको ध्यान होगा कि जब घोषणा पत्र मौर्या होटल में पेश किया गया था, इसमें तुरंत थोड़ी देर में सब लोग चले गए, तो घोषणा पत्र के बारे में जो कुछ थोड़ा बहुत कहा गया वो सम्राट चौधरी से कहलवाया गया। हाँ बताइए, और वहां नीतीश कुमार नहीं उसको चले गए थे वहां। हाँ जी, सारा पढ़े सम्राट चौधरी, जबकि उनका पढ़ने का भी अंदाज आप जान रहे होंगे, देखे होंगे किस तरह पढ़ रहे थे। तो। लेकिन ये अमित शाह का बोल, एक तरफ आप कर रहे नीतीश के हम उसमें चलेंगे, नीतीश थे, हैं, रहेंगे, दूसरी तरफ आप महिमा मंडित कर रहे हैं सम्राट चौधरी का पब्लिक मीटिंग में, उन्हीं के कंस्टिट्यूंसी में, कि नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के पास एक बड़ा सा तोहफा है, बड़ा सा प्लान है सम्राट चौधरी के लिए, आप उनको जिताइए। ये क्या दूराभास है। एक तरफ आपके पूर्व मंत्री और आरके सिंह कह रहे हैं कि क्रिमिनल है, मर्डर का चार्ज है, और नित्यानंद राय भी इलाके में उनका जो कि होम मिनिस्टर हैं, यूनियन स्टेट होम मिनिस्टर हैं, उनके बारे में कहें कि उन पर भी 2-2 मर्डर का चार्ज है। मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये प्रशांत किशोर को भी छोड़ दीजिए, ये आरके सिंह पिछले कई दिनों से, इवन की आरा में जो खड़ा हुए जिसको टिकट दिया गया है, राघवेंद्र प्रताप सिंह का नाम लिया, अमरिंदर प्रताप सिंह का, उन्होंने ये भी कहा कि अगर ये खड़ा होंगे तो मैं इनके खिलाफ खड़ा होऊंगा। ये स्थिति जब हो गई और ओपनली किया है कि वोट नहीं दीजिए, नोटा को दीजिए, तो इस तरह के जो डिस्कंटेंट कोई मामूली आदमी नहीं है आरके सिंह। जी 75 बैच के आईएएस ऑफिसर रहे हैं, बिहार में नीतीश जी के साथ काम किए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पर उनका काम है। उसके बाद वो चले गए, यूनियन होम मिनिस्टर, होम सेक्रेटरी हुए, अभी यूनियन मिनिस्टर थे इसके एनर्जी के, आज वो कहीं नहीं है। वो बोल रहे हैं आप बिहार में रह रहे हैं, ये क्या मैसेज दे रहे हैं? जबकि आप एक गठबंधन का देखिएगा, जो भी है सीट का बंटवारा में गड़बड़ी हुई है ना हुआ जो भी है, लेकिन एक कोहेसिवनेस है गठबंधन में, क्योंकि लेफ्ट पार्टी है, वो कहीं जाने वाली नहीं है। क्रिटिसिज्म होगा अंदर, क्रिटिसिज्म कहीं बाहर नहीं होगा। वही हाल कांग्रेस का था। कांग्रेस का जो रोड शो हुआ, जो एसआईआर को लेकर के एक 17 दिन का जो रोड शो हुआ,
उसका इम्पैक्ट गांव में तो नहीं पड़ा, लेकिन अर्बन वोटर के बीच जितना इनरोड करना चाहिए था वो चीज नहीं हो पाया एसआईआर में, जबकि सारे लोग लगे हुए थे, सारे लोग, और राहुल गांधी से लेके स्टालिन से लेके अखिलेश यादव से लेके हेमंत सोरेन सारे लोग आए गठबंधन के साथ, लेकिन जितना इम्पैक्ट होना चाहिए इलेक्शन में मुझे नहीं लगता है कि वो इम्पैक्ट गांव तक में लोगों के बीच गया है। तो वो एक बड़ा सा मेजर हम लोग सोच रहे थे कि होगा वोट चोर गद्दी छोड़, ये जो मैसेज गया सारे लोग आए, सारे लोग इस पर ये किए, लेकिन उतना पेनिट्रेट नहीं कर पाया ग्राउंड लेवल पे जितना होना चाहिए, एक्सपेक्टेड था। लेकिन कोहेसिवनेस इसलिए कहें, कांग्रेस और उसके बाद लेफ्ट और ये मुकेश सहनी और राजद, ये जो कोहेसिवनेस है इसके इंटरनल बिकरिंग अभी नहीं निकल रहे हैं उस ढंग से। जो मुकेश सहनी ओपनली बोले कि मैं डिप्टी सीएम का हूं, अनाउंस किया है लेकिन अभी क्लियर नहीं। लेकिन इन लोगों का जो रोल अदा कर रहे हैं पिछले 20 सालों से और मजबूत स्थिति में है, ये लोग जान रहे हैं कि हम ही जीते हैं काम किया, खास करके वो जो कर दिया है बिजली 125 यूनिट फ्री, वो अगस्त से लागू कर दिया है, वो एक बहुत बड़ा मेजर ट्रांसफॉर्मेशन है रूरल एरियाज में। जब मैं रूरल एरियाज घूमता हूँ तो सबको यही कहता है कि बिजली तो फ्री हो गया, इसलिए बिजली जी एक बात है बीच में, ये 10,000 रुपया जो महिलाओं को दिया है, 10,000 रुपया जो महिलाओं के खाते में भेजा है, इसके बारे में मेरे कुछ मित्रों ने बताया है कि उसका काफी प्रभाव है उसका जी, और भाजपा वगैरह उस पर भरोसा भी कर रहे हैं कि उनके बीच में जो भी समस्या हो, जो भी दिक्कतें हों और जो कोहेसिवनेस नहीं है, आप वो बता एक सरप्राइज एलिमेंट था अभय जी, लोगों के बैंक में डालना, खासकर जीविका दीदी एक मेजर चंक है, आशा वर्कर्स एक मेजर चंक है, और जिस लोगों का जन धन में है महिलाओं को उसको डाल दिया है। डालने के पीछे है कि ठीक है टेम्पररी एक है, 10,000 से कुछ होता नहीं है 10,000, लेकिन लोग को मिल गया है, वो भी फेस्टिवल के समय मिला है बेसिकली, उस समय दशहरा के बाद और उस समय से उसको दे दिया। उसके बाद है कि इसको रिव्यू करेगी, बाद में 2 लाख रुपया देंगे उसको, कोई इंटरप्रेन्योरशिप डेवलप करेगी, वो अलग कहानी है। लेकिन एक दूसरी कहानी ये भी है कि जो माइक्रो फाइनेंस कंपनियां हैं बिहार में, जो कि आप कहीं पिक्चर में नहीं आ रहा है, कहीं जानकारी नहीं है, वो इतनी कर्ज से दबी हुई है, इतनी कर्ज से हर महिला दबी हुई है, जो कि उनका मेन डिमांड ये है नहीं कि 10,000 मुझे दो, वो कह रही हैं कि मेरा लोन माफ करो। अच्छा। वो एजेंट हैं, गुर्गा है सब लोग, वो लोग सब घर पे, जिस दिन पैसा आया उस दिन कुछ लोगों के घर पे लोग आ गए, सामान उठा के ले गए, बर्तन उठा के ले गए, तुम मेरा पैसा दो लोन का, जो लोग लिए हुए छोटे मोटे कामों के लिए, शादी के लिए, किसी के मर्डर के लिए। तो वो महिलाओं का एक मेजर चंक है। कुछ महिलाओं का मीडिया रिपोर्ट है, मीडिया नहीं इंटरनल रिपोर्ट है कि सुसाइड भी की है, क्योंकि लोग बर्दाश्त नहीं करता है, लोग छेड़खानी करता है। तो ये एक पक्ष हुआ। दूसरा ये पक्ष है कि माइक्रो फाइनेंस का दबदबा और पूरा दलाल और ये लोगों का गठबंधन, और वो लोग पैसा वसूलते, तो पैसा तो 10,000 है, तो कुछ महिलाएं एक चंक, ठीक है, दो ही का प्रभाव मुझे लगा है गांव में हुआ है, एक बिजली का फ्री होना, दूसरा ये 10,000 ब्राइबरी कहिए या जो भी कहिए, ये चुनाव के ईव पर दिया गया, जो गलत है उसका कोई ये नहीं है। इसके काउंटर में जो तेजस्वी ने कहा कि हर घर में सरकारी नौकरी, और जब उसे पूछा गया कि हर घर में सरकार कैसे नौकरी दीजिएगा, कोई बिहार का बजट 3.17 लाख करोड़ है, जो आपका सर्वे हुआ है बिहार में उसमें 3.2 समथिंग 64 फैमिलीज हैं, अगर उसको जोड़िएगा तो आप काफी ज्यादा बजट जाता है। उसके बाद आपका 50% पैसा यहाँ पेंशन और सैलरी में जाता है, तो आपके पास डेवलपमेंट के लिए कुछ रहेगा नहीं। उन्होंने कहा कि हम एक्सपर्ट से किए हैं, कम से कम एक्सपर्ट का और एक रोड मैप उनको देना चाहिए टेम्पोररी, खास करके मान लीजिए किसी दिल्ली के ही प्रभात पटनायक है, रघुराम राजन है, बहुत सारे लोग हैं जो कि इस पर किए होंगे, हम नहीं जानते हैं, लेकिन उन्होंने ये क्लियर नहीं किया। उन लोग बोले रोड मैप है, हम लोग एक्सपर्ट से बात किए, लेकिन लोगों को हजम नहीं हो रहा है कि हर घर आप सरकारी नौकरी का क्या मॉड्यूल होगा, कैसे आप इसको करेंगे, इसका क्या रोड मैप है, किस क्लास के लड़के को करेंगे, आप सी लेवल करेंगे, डी लेवल पे करेंगे, क्योंकि सरकारी नौकरी है नहीं वहां। अब उन्होंने कह दिया कि 30,000 रुपये जीविका दीदी को सैलरी देंगे, तो आपके पास इंटरनल रिसोर्स बहुत कम है, 60-70 हजार है आपके पास करोड़, उससे ज्यादा इंटरनल रिसोर्स आपके पास है नहीं, कोई इंडस्ट्री अब तक खुला नहीं है। तो उस स्थिति में कर्जा ऑलरेडी है बिहार गवर्नमेंट पर, डेट पे डेट है, जितने चल रहे हैं वो वर्ल्ड बैंक और एडीबी के सहयोग से चल रहे हैं।
तो इस सिचुएशन को उनको क्लियर करना चाहिए। थोड़ा कंफ्यूजन है, थोड़ा लोग मजाक में थोड़ा ये कर रहे हैं कि कहाँ से देंगे, कैसे देगा, तो कह रहे हैं कि नहीं हम देंगे। ऐसे ही लोग पहले मजाक करते थे और मैंने दिया, नौकरी दिया अपने 17 महीने के उसमें 5 लाख लोगों को मैंने नौकरी दी और मैंने कुछ ये किया। ये दोनों में कंट्रास्ट है। लेकिन इस बीच में मुझे लगता है कि चुनाव के बाद या चुनाव के पहले कहीं मोकामा वाला इलाका का कहीं बैकलैश ना हो जाए, इसकी संभावना ज्यादा है। किसी मान लीजिए बड़े भूमिहार नेता का भी हो सकता है कि कुछ उस पर ये हो, तो अब गुस्सा है ज्यादा, जिसको बेनिफिट मिल सकता है महागठबंधन को, मेरा समझ। और ये दुलार दोनों के भी दुलारे रहे हैं, एक समय में लालू जी के भी बहुत दुलारे रहे हैं, नीतीश जी के भी दुलारे रहे हैं, और उस एरिया का एक बड़ा हिस्सा उनके साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन कभी उनका अनंत सिंह से नहीं बच पाया। और उसी समय लालू जी के आखिरी साथ प्रश्न मैं आपके सामने रखता हूं प्रणव भाई, कि प्रशांत किशोर अभी तक एक बंद मुट्ठी की तरह रहे, वो मुट्ठी खुलेगी तो उसमें से क्या निकलेगा, आपको क्या लगता है? क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण। हमको नहीं लगता है ज्यादा उनको असर करेगा, क्योंकि वो उन पर अब चार्जेस आ रहे हैं, बहुत तरह के चार्जेस आ रहे हैं, कुछ लोग उनके रूठे हुए भी हैं, कुछ लोग ने छोड़ दिया, लेकिन ये बेचारे बहुत मेहनत कर रहे हैं। इनका आइडिया बिल्कुल ये है, इनोवेटिव है, एक थर्ड अल्टरनेटिव के रूप में इमर्ज हो रहे हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि कुछ जगह को छोड़ दिया जाए, कुछ पॉकेट्स को छोड़ दिया जाए, तो कहीं पर भी इनका कंटेस्ट में है, तो ट्रायंगुलर कंटेस्ट है कहीं कहीं। और हमको नहीं लगता है, क्योंकि इनका एक सबसे बड़ा स्टेटमेंट जो है वो बैकफायर कर गया, जब उन्होंने कहा कि मैं राघोपुर से चुनाव लड़ूंगा, और राघोपुर ही गए भी। लेकिन हमको लगता है, मेरा जो इंटरनल रिपोर्ट है, उन्होंने एसेस किया अपने आप को, वहां पर भर दिन रहे, कई गाड़ी लेकर के और लोगों को लेके गए, जब लौटे तो बोले कि मैं नहीं लड़ूंगा, मैं नहीं लड़ूंगा। ऑलरेडी पहले बोल चुके थे कि मैं लड़ूंगा, मैं लड़ सकता हूं, लेकिन अब बाद में ये पता लगा कि इन्होंने कहा कि नहीं मुझे पूरा बिहार देखना है, राघोपुर नहीं देखना है। लेकिन राघोपुर से तेजस्वी है और उनके साथ फाइट करते तो एक इंटरेस्टिंग होता है, लोग कहता कि चैलेंज दिए और जीते या हारे जो भी है, वो चीज से वो बैकआउट कर गए। तो मुझे लगता है कि ये उनका भूल हो गया। बाकी वो मेहनत बहुत कर रहे हैं, उनके लोग जो है, कुछ लोग गड़बड़ और कुछ लोग इधर से आए हुए हैं, उधर से आए हुए, जो होता है पॉलिटिक्स में। और इतने बड़े 243 में खड़ा करना और अपने आदमी को ये करना, एक तो दोनों का वोट काटेंगे, जहां जहां है उसको वोट काटेंगे, मार्जिन कम हो जाएगा जीतने का या हारने का, एक तो ये। दूसरा, अगर कुछ सीट लाते भी हैं तो वो एक प्रॉब्लम होगा दोनों के लिए, इसीलिए मेरा यही कहना है। और प्रशांत किशोर अपने में अभी उनके कैंडिडेट का सोचिए, उन्हीं के कैंडिडेट था जन स्वराज पार्टी का ना, ये जो अभी मर्डर हुआ, उसी गाड़ी में बैठे हुए थे वो दुलार चंद यादव जी। और ये पीयूष जो है वो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस का पढ़ा हुआ है, वहां से एमए किया है सोशल वर्क में, और जस्टिस और लीगल पर काम किया। यंग लड़का है, 28 वर्ष का लड़का है, उसको टिकट दिया है प्रशांत किशोर जी ने, और वो वहां पर कंटेस्ट में। तीसरा, धानुक परिवार से आता है, माने ये दोनों आपस में भूमिहार वर्सेस भूमिहार हैं, लेकिन ये पीयूष जो प्रियदर्शी है, ही बिलोंग्स टू धानुक कास्ट, जो ओबीसी का कास्ट है। तो ये चीज अच्छा इंटरेस्टिंग होता, लेकिन इसी बीच में अब कांड हो गया। किसको कैसे फायदा क्या होगा, ये तो देखने की बात है कैसे। तो बहुत ही सुंदर विश्लेषण आपने किया, और आपका विश्लेषण ऊपरी ऊपरी नहीं बल्कि जमीनी जानकारी के आधार पर है। इससे हम सब लोगों को कम से कम दो बातें पता लगती हैं। पहला ये है कि बिहार में बहुत बड़ी संभावना है कि एक जातिगत ध्रुवीकरण हो जाए, एक पहली बात ये पता लगती है। दूसरी बात ये पता लगती है कि एनडीए के अंदर एक तरह का अंतर्विरोध है, एक ऐसा अंतर्विरोध है जिसको वो लोग सुलझाने में, ये कहना गलत है कि सुलझा नहीं पा रहे हैं, सुलझाने की कोई कोशिश ही नहीं है। उस अंतर्विरोध को और तीखा करने की कोशिश उनकी तरफ से हो रही है, और उस अंतर्विरोध के केंद्र में नीतीश कुमार की हस्ती है। तो देखता है नीतीश कुमार का जो वोट है, ये उनको, उनसे हमदर्दी रखने वाली जो महिलाएं हैं, उनसे हमदर्दी रखने वाला जो कुर्मी समाज है, उनसे हमदर्दी रखने वाला जो अति पिछड़ा समाज है, वो दरअसल नीतीश कुमार के उम्मीदवारों को तो मिलेगा ही, क्या वो उसी सुविधा, उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के गैर जनता दल यूनाइटेड उम्मीदवारों को भी मिलेगा? हाँ जी, ठीक है, जनता दल उम्मीदवारों को भी मिलेगा। ये कम से कम बात अपने आप में, ये सवाल एक है, और इस सवाल का जो जवाब होगा, मेरे ख्याल से वो जवाब ही ये तय करेगा कि बिहार में इस बार बाजी किसके पक्ष में रहेगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रणव भाई, हम आगे भी आपको तकलीफ देते रहेंगे,
और आगे भी हम लोग नई परख के मंच पे आपको निमंत्रित निमंत्रित करेंगे और फिर से दोबारा चर्चा होगी बिहार